नमस्ते। मैं डॉक्टर असीम रतूड़ी नोबल केयर मेडिकल सेंटर देहरादून से। मानसून का सीजन आ चुका है और मानसून के सीजन आते ही एक बीमारी जिसका खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है वो है डेंगू। इस वीडियो में हम डेंगू के बारे में विस्तार से जानेंगे कि डेंगू क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं, किन लक्षणों को अगर हम समय पर पकड़ लें तो डेंगू के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, डेंगू का क्या इलाज है और इलाज के दौरान हम क्या क्या गलतियां करते हैं और डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, मतलब ये मच्छर के काटने से फैलती है। 4 तरह के डेंगू के वायरसेस हैं जिनको हम डेनवी V1 टू डेनवी V4 में क्लासिफाई करते हैं। एक वायरस सीरोटाइप से इन्फेक्शन होने के बाद उसके खिलाफ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब उसके बाद दोबारा उस वायरस सीरोटाइप से डेंगू नहीं होता। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार डेंगू होने के बाद दोबारा डेंगू नहीं हो सकता तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाकी जो रेस्ट 3 टाइप ऑफ सीरोटाइप है उनसे आपको डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। डेंगू वायरस फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है। ये मॉस्किटो डे टाइम फीडर है, मतलब ये दिन में काटते हैं। ये जो मॉस्किटो है ये हमारे घर के अराउंड जो वाटर स्टोरेज हो जाता है उसमें ब्रीड करता है और ये बहुत दूर तक नहीं उड़ पाता, इसलिए ये कभी कभी हमारे घर के बहुत सारे सदस्यों को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है और सबको ही डेंगू हो सकता है। आफ्टर डेंगू वायरस इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू वायरस इज 4 to 7 days। डेंगू वायरस का जो क्लिनिकल कोर्स है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फेब्राइल फेज, सेकंड है क्रिटिकल फेज एंड थर्ड इज रिकवरी फेज। जो फेब्राइल फेज है वो 2 to 7 days के लिए लास्ट करता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है, रेट्रो आर्बिटल पेन होता है, मींस आंखों के पीछे दर्द होना होता है, रैश होते हैं, मसल्स पेन होता है, जॉइंट पेन होता है और म्यूकस ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब जस्ट लाइक गम से ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि डेंगू में बहुत ज्यादा मसल पेन होता है और जॉइंट पेन होता है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। जब आप लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो इसमें WBC काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा और माइल्डली SGOT SGPT इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड है क्रिटिकल फेज। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट इस क्रिटिकल फेज में नहीं जाते। ये यूजुअली 3rd to 4th डे ऑफ फीवर ऑनसेट पे होता है। क्रिटिकल फेज में सीवियर डेंगू आता है जिसको प्रीवियसली डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोला जाता था। इन क्रिटिकल फेज देयर इज इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी जो प्लाज्मा लीक कॉज करता है और हीमो कंसंट्रेशन कॉज करता है। उससे आप बीपी गिरता है, शॉक हाइपोटेंशन होता है, शॉक होता है, ब्लीडिंग होती है और फ्लूइड आपके फेफड़ों में और पेट में भरना शुरू हो जाता है। अब ऐसा पेशेंट कुछ वार्निंग साइन देगा जिसको हमें बहुत अर्ली डिटेक्ट करना होता है। उसमें है पेशेंट कंप्लेन करता है बहुत सीवियर पेन की, लगातार वॉमिटिंग की, उसके वॉमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो जाए या उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, सांस लेने में डिफिकल्टी पैदा हो जाए या पेशाब का आना कम हो जाए, तो हमें इन वार्निंग साइन को डिटेक्ट करना है। और अगर ये वार्निंग साइन प्रेजेंट हैं या पेशेंट इनको बोल रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हीमो कंसंट्रेशन एक बहुत अर्ली साइन है प्लाज्मा लीक को डिटेक्ट करने का, बट एक आम आदमी कैसे उसे पता करेगा? तो जस्ट आप अपने CBC की रिपोर्ट को देखें, उसमें अगर PCB और हेमेटोक्राइट को आप देखें, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि हीमो कंसंट्रेशन डेवलप कर रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। थर्ड फेज है रिकवरी फेज। ये रिकवरी फेज में जो प्लाज्मा लीक हुआ है और जो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ चुका है ये रीएब्जॉर्ब होता है। ये 6th to 7th डे ऑफ फीवर ऑनसेट में होता है और यूजुअली इसमें पेशेंट की वेलबींग इंप्रूव होती है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। ट्रीटमेंट ऑफ फेब्राइल फेज इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव केयर। पेशेंट रिक्वायर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। सेकेंड, आप पैरासिटामोल यूज कीजिए फॉर एज ए एंटीपायरेटिक फीवर कम करने के लिए।
इस कंडीशन में पेशेंट एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन को अवॉइड करें, क्योंकि एस्प्रिन आइबुप्रोफेन गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती है, वॉमिटिंग कॉज कर सकती है, प्लेटलेट डिसफंक्शन कॉज कर सकती है और सीवियर ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। पेशेंट को फ्लूइड विद इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए एनकरेज कीजिए अदर देन प्लेन वाटर। और इसमें पेशेंट क्या ले सकता है? इसमें पेशेंट फ्रूट जूस ले सकता है, कोकोनट वाटर ले सकता है, राइस वाटर ले सकता है, सूप ले सकता है, ORS ले सकता है। बट क्या फ्लूइड पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए वो है, एक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक पेशेंट ना ले, और हाई शुगर कंटेनिंग ड्रिंक पेशेंट ना ले। कुछ लोग बकरी का दूध भी इसमें लेते हैं, बट आप बकरी का दूध या गोट मिल्क अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पेट का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और समटाइम ये पेट की टीबी भी पैदा कर सकता है। कुछ लोग इसमें जो हर्बल काढ़ा यूज होता है उसको भी लेते हैं, बट इसका भी कोई रोल इसमें इंडिकेटेड नहीं है। और ये एक काढ़ा है, ये कभी कभी बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस एंड वॉमिटिंग इंड्यूस कर देता है, जिससे पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है। एंटीबायोटिक का भी डेंगू के ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। इस फेब्राइल फेज में हमको पेशेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होता है उसके वार्निंग साइंस के लिए, और ये फीवर खत्म होने के 24 से 48 घंटे बाद तक भी हमें उसे वार्निंग साइन के लिए मॉनिटर करना होता है। अगर किसी भी तरह का कोई वार्निंग साइन है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब बहुत सारे पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि प्लेटलेट कब चढ़ाया जाए। तो प्लेटलेट चढ़ाने के दो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। पहला है कि अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम है और अभी कोई ब्लीडिंग नहीं है तो हम प्रोफिलैक्टिकली प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। और सेकंड, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है उसमें चाहे प्लेटलेट काउंट कितने भी हम प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। तो अब डेंगू का बचाव कैसे किया जा सकता है वो जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले है कि आप अपने घर के अराउंड में जो पानी के स्टोरेज है उसको ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें। जो यूजुअली आपके पॉट्स में इकट्ठा हो जाता है, बिन्स में इकट्ठा हो जाता है, पुराने टायर्स में इकट्ठा हो जाता है, कूलर्स में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम चेंज करते रहें और वहां पे कोई ब्रीडिंग प्लेस ना बनने दें। दूसरा, आप लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट पहने, लॉन्ग पैंट पहने, उससे आप मॉस्किटो के काटने से बच सकते हैं। और थर्ड है कि आप मॉस्किटो नेट या मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आने वाले मानसून सीजन में ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।